नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। समाजवादी पार्टी की रजत जयंती पर महागठबंधन की कोशिश तेज। लालू प्रसाद यादव, शरद यादव समेत कई नेता करेंगे शिरकत। सहारनपुर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज। जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने के लिए महबूबा मुफ्ती का विकास पर खर्च करने पर जोर। राज्य में तय समय पर ही होंगी परीक्षा। घाटी में जलाए गए 2 और स्कूल। एनएसजी में भारत की सदस्यता के खिलाफ नहीं है चीन। वियना बैठक से पहले चीन का अहम बयान। हैदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बैठक में रिश्ते सुधारने पर जोर। प्रदूषण के चलते एमसीडी के 1800 से ज्यादा स्कूल बंद। धूल भरी सड़कों पर पानी छिड़कने और वैक्यूम क्लीनर के इस्तेमाल का फैसला। पर्यावरण मंत्रालय की आज फिर बैठक। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के अंतिम लीग मुकाबले में भारत की हार। चीन ने दी 3-2 से शिकस्त। फाइनल में आज भारत चीन की फिर भिड़ंत। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बनाने की कोशिशें जोरों पर हैं। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी का रजत जयंती समारोह है, जिसमें जेडीयू, आरजेडी, जेडीएस और आरएलडी समेत कई दलों के नेता शिरकत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि समारोह में महागठबंधन की रूपरेखा तैयार हो सकती है। अखिलेश यादव समर्थकों की ताकत दिखाने के बाद अब बारी शिवपाल समर्थकों की है। समाजवादी पार्टी के 25 साल पूरे होने पर आज लखनऊ में एक बड़े समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, एचडी देवेगौड़ा समेत कई नेता लखनऊ पहुंच गए हैं। हम चाहते हैं कि गठबंधन हो और वो अकेले यूपी के पैमाने पर, देश के पैमाने पर भी होना चाहिए। इस समारोह में शिवपाल यादव के खेमे का दबदबा साफ नजर आ रहा है। समारोह में बर्खास्त नेताओं को नहीं आने की हिदायत दी गई है। कार्यकर्ता लोग खुद आ रहे हैं और नौजवान आ रहे हैं। नौजवानी तो तैयारी में लगते हैं। नौजवान को उत्साह अलग होता है। नौजवान ज्यादा चला रहा है, पहले पहुंचता है, आगे बढ़ के रहता है। तो अगर नौजवान है कहीं तो समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी की रजत जयंती के बहाने पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव की कोशिश धर्मनिरपेक्ष गठबंधन बनाने की है। इस समारोह में आरजेडी, जेडीयू, आरएलडी और जेडीएस जैसे दल शिरकत कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस को समारोह के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। बीजेपी महागठबंधन की कोशिश को बेकार की कवायद करार दे रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि इनका कोई सिल्वर जुबली, इनका कोई महागठबंधन, इनका कोई भी प्रयास अब समाजवादी पार्टी के जहाज को डूबने से बचा नहीं सकता है। 2017 भारतीय जनता पार्टी का है। 2017 सुशासन के लिए है, विकास के लिए है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और जब हम इच्छा शक्ति की बात करते हैं तो विचारों की इच्छा शक्ति होती है, और विचार जब मजबूत होता है तो पार्टियां या व्यक्तियों की कोई अहमियत नहीं रहती। इससे पहले गुरुवार को समाजवादी विकास रथ की रवानगी के मौके पर समाजवादी पार्टी ने एकता का संदेश देने की कोशिश की थी। अखिलेश यादव के इस कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव भी पहुंचे थे। लखनऊ से पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंचानन मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से समय सीधा हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। पंचानन, यूपी की कमान संभाल रही समाजवादी पार्टी आज 25 साल की हो गई है। किस तरह की तैयारियां हैं और जिस तरह से बीजेपी विरोधी तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं को न्योता दिया गया है, माना जाए चुनावी दौर से पहले पार्टी के लिए ताकत दिखाने का ये सबसे बड़ा मौका है? जी हाँ प्रीति, बिल्कुल सही बात है। यूपी में चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है और लगभग 3 से 4 महीने चुनाव अभी दूर है, ये कहा जा सकता है। लेकिन सारी पार्टियां जो है वो चुनावी कवायद में लग चुकी हैं और पिछले 3 दिनों में, जब ये 3 नवंबर की विकास रथ यात्रा हुई और आज 5 तारीख को जो रजत जयंती हो रही है, इसमें समाजवादी पार्टी के पास ताकत दिखाने का पूरा मौका है और ये पूरा प्रदर्शन यहाँ लखनऊ में चल रहा है। और एक बड़ी बात ये भी है कि जो खबरें यही थी कि समाजवादी पार्टी के भीतर जो एक अलगाव है, जो आपस में एक मनमुटाव है, वो भी साफ दिख रहा है। जैसे कि आज की रजत जयंती जो यहाँ मन रही है, ये ऐसा माना जा रहा है कि ये पूरी तरह से शिवपाल यादव की कमान में है और पूरे शिवपाल यादव के लोग ही इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें अखिलेश की कोई भूमिका साफ नजर नहीं आती। जैसे कि 3 तारीख को जो विकास रथ यात्रा हुई थी वो पूरी तरह अखिलेश के नाम पे था। तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, कहा जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। और दूसरी एक बात जो महागठबंधन बनाने की है, वो मुलायम सिंह की कोशिश है कि पार्टी को किसी तरह सत्ता में दोबारा लाया जाए। जो जिस तरह की खबरें बीच में आई फूट की, उसके बाद उनको लगता है कि जो बिहार में जो गठबंधन बना था, उस तरह का गठबंधन बनाया जाए, जाकि हालांकि ये बात सही है कि मुलायम सिंह ने ही
उस गठबंधन को जो है उनकी जब एक आगे नहीं बढ़े थे तो गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन अब उनकी ये कोशिश है, देखते हैं कितना ये साकार होता है। और ये बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है वो भी इसको एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। दोनों के जो चुनाव प्रचार का अभियान है उसका जो आगाज हो चुका है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि अंदरूनी कलह जिसे दरकिनार करने की कोशिश की गई लेकिन उसकी परछाई साफ नजर आ रही है, और एक तरफ महागठबंधन की तैयारियां होती सी भी दिख रही हैं इस समारोह के जरिए। इन 25 साल की चुनौतियों की बात करें तो जिस तरह से आप हाल का घटनाक्रम रहा, माना जाए चुनौतियों के एक बड़े मुहाने पर समाजवादी पार्टी है इस समय। देखिए प्रीति, जब भी कोई सरकार और खासकर यूपी में जब 5 साल शासन कर लेती है तो उसके बाद माना जाता है कि दूसरी, अधिकतर यही हुआ है कि जब बीएसपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, 5 साल के बाद दूसरी सरकार यहाँ पर आती है। लेकिन यही है कि इस बार जो अखिलेश यादव का 4.5 साल का जो कामकाज है उसको दिखाने की कोशिश की गई, उसको एक विकास पुरुष के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद एक जो बड़ी बात है वो सामने यही आती कि अखिलेश यादव की छवि वो और ज्यादा सुधर कर सामने आई थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो एक एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात है उसको नकारने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है। और ये माना जाता है कि इसकी जो एक व्यू रचना है वो मुलायम सिंह यादव की है कि अखिलेश यादव की छवि साफ सुथरी दिखे। हालांकि पार्टियों में टूट की और आपस में कलह की खबरें जरूर आई हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक जो चीज नजर आ रही है वो अखिलेश यादव की छवि के ऊपर है। और दूसरा, एक अखिलेश यादव की छवि, दूसरा महागठबंधन की कोशिश। तो इन सबको अगर दोनों को साथ में लेकर आए तो मुलायम सिंह यादव की जो रणनीति है उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो दोबारा पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिश में है और उसके लिए वो ये कवायद लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस तमाम जानकारी को हम तक फिलहाल पहुंचाने के लिए। और आइए बता दें आपको कि एक तरफ समाजवादी पार्टी का रजत जयंती समारोह हो रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी भी चुनावी अभियान की शुरुआत कर रही है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह आज सहारनपुर से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्रा 403 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। 192 दिनों तक चलने वाली परिवर्तन यात्रा में अमित शाह 10 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री 6 क्षेत्रीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान 30 रैलियों का भी आयोजन किया जाएगा। 24 दिसंबर को यात्रा का समापन होगा। ओआरओपी मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सिलसिले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व सैनिकों को उचित सम्मान नहीं दे रहे हैं। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ओआरओपी मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की सहानुभूति राजनीति से प्रेरित है। दिल्ली, लुधियाना और चेन्नई में प्रदर्शन की ये तस्वीरें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हैं, जो 1 रैंक 1 पेंशन को सही तरीके से लागू करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों के समर्थन में उतरे हैं। साथ ही खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के परिवार के साथ पुलिस रवैये को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूर्व सैनिकों को उचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं और यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए दी है, सालों दिए हैं। आप इनकी इज्जत कीजिए और जो 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड है उसे सचमुच में पूरा करके दिखाइए। गवर्नमेंट gave false promises and they cheated the ex-servicemen. Rahul ji's visit to the deceased family and his attempt to go to the hospital, this government prevented it without any sanction. ओआरओपी मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस ने भी राज्य भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह की अगुवाई में पार्टी नेताओं और पूर्व सैनिकों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और पूर्व फौजी रामकिशन ग्रेवाल के परिवार के साथ इंसाफ की मांग की। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस पर ओआरओपी मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेताओं को विशेष रूप से 10 साल तो कोई सहानुभूति थी नहीं जब वो सरकार में थे रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल के साथ। 10 साल उन्होंने लागू नहीं किया। 24 अप्रैल को जाकर 2014 को चुनाव के दौरान जब आधा चुनाव हो चुका था एक कमेटी बना दी। तो आज उनकी जो सहानुभूति उभरी है वो केवल राजनीति से प्रेरित है। पूर्व फौजी रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी के बाद ओआरओपी मुद्दे पर सियासी बहस तेज हो गई है। कांग्रेस 1 रैंक 1 पेंशन को सही तरीके से लागू करने की मांग कर रही है।
वहीं रक्षा मंत्री ने OROP की तकनीकी दिक्कतों को 2 महीने में ठीक करने का भरोसा दिया है। विशाल दैया, राज्यसभा टीवी। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बातचीत फिर करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। दूसरी तरफ शुक्रवार को घाटी में 2 और स्कूलों में आग लगा दी गई। इसी के साथ स्कूल जलाए जाने की तादाद बढ़कर 29 हो गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारत पाकिस्तान सीमा पर हालात को जल्द से जल्द सुधारने की बात कही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नौशेरा, पुंछ और राजौरी इलाकों में पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंची। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत का दौर जल्द शुरू होना चाहिए। अस्पताल बनाइए, सड़कें बनाइए, दूध की नदियां बहाइए। जब अमन नहीं है तो क्या करें? स्कूल नहीं जा सकते, कुछ नहीं, बड़ा नुकसान है। और मुझे पूरी तरह से मालूम है कि जितना नुकसान हमारे यहाँ हम लोगों का है, शायद इससे बुरा हाल उस साइड पे हो। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार हो रही गोलीबारी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इससे जानमाल का भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने युद्ध की जगह विकास कार्यों में निवेश की बात भी कही। इस बीच घाटी में हो रही हिंसा की वारदातों और स्कूल जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने स्थानीय लोगों से भी सहयोग मांगा है। जो इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, जैसे कुछ अनासर बच्चों का तालीम खराब करने के लिए स्कूल जला रहे हैं, कोई किसी का रोजगार खराब करने के लिए किसी का गाड़ी जला रहे हैं, किसी का दुकान जला रहे हैं, इन चीज़ों का रोकथाम हो। वहीं दूसरी ओर राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 15 नवंबर से शुरू हो रही परीक्षाओं में तब्दीली से इनकार किया है। बोर्ड के चेयरमैन जहूर अहमद ने बताया कि छात्रों का साल बचाने के लिए फैसला लिया गया। हालांकि 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जो छात्र इस बार परीक्षा नहीं देना चाहते वो अगले साल मार्च में इम्तिहान में बैठ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरों का सिलसिला जारी है। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात करने जा रहे हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखिका अमृता प्रीतम के उपन्यास पिंजर की। अमृता प्रीतम की कहानी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी कहानी है। मुझे लगा कि यदि विभाजन पर मैं कुछ फिल्में बनाऊं तो शायद पिंजर उस कड़ी का पहला उपन्यास हो सकता है। अमृता प्रीतम का अधिकांश साहित्य जटिल स्थितियों के सरलीकरण का साहित्य है। जो भी खोई हुई लड़की या उठाई हुई लड़की अपने घर पहुंच जाएगी तो मुझे लगेगा जैसे मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ। मुझे लगता है कि यही उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है। अमृता प्रीतम के बहुचर्चित उपन्यास पिंजर पर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और लेखक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी से खास बातचीत देखिए किताब, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। चीन ने उन खबरों को खारिज किया है जिनमें भारत के NSG में प्रवेश को लेकर चीन को विरोधी बताया गया है। चीन के राजदूत ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच कुछ मतभेद जरूर है, लेकिन वो भारत के खिलाफ नहीं है। भारत पाकिस्तान मसले पर चीन ने बातचीत से तनाव दूर करने की सलाह भी दी है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG में भारत के प्रवेश को लेकर चीन ने अपना रुख साफ किया है। कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में चीन के महावाणिज्य दूत झानवू मा ने कहा कि ये विचार सही नहीं है कि चीन NSG में भारत के प्रवेश के खिलाफ है। इस बारे में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि NSG में किसी भी देश के प्रवेश के लिए कुछ जरूरी प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन किया जाना जरूरी है। We have shared interest that far outweigh our differences. Of course, we have differences, but we should look at the big picture, and we can deal with and handle the differences properly without allowing the differences to affect our cooperation and exchanges. चीन का ये बयान वियना में NSG देशों की अगले हफ्ते होने वाली बैठक से पहले आया है। इसमें परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों को भी समूह में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार होगा। दरअसल इसी साल जून में सियोल में हुई 48 सदस्यीय NSG की बैठक में अमेरिका के मजबूत समर्थन के बावजूद चीन ने भारत की कोशिश में अड़ंगा लगा दिया था। दूसरी तरफ शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने हैदराबाद में अपने चीनी समकक्ष यांग जाइची से मुलाकात भी की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शुक्रवार को GST परिषद की बैठक में दोहरे नियंत्रण पर फैसला नहीं हो सका।
अब लंबित मुद्दों पर सहमति के लिए 20 नवंबर को राज्यों के वित्त मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक होगी। जीएसटी काउंसिल की 9 और 10 नवंबर को होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। अगली बैठक 24 और 25 नवंबर को होगी। जीएसटी परिषद की बैठक में भले ही कई अहम मुद्दों पर सहमति बन गई हो, लेकिन दोहरे नियंत्रण को लेकर राज्य और केंद्र के बीच एक राय नहीं बन पाई है। शुक्रवार को बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि अब तक 10 अहम मुद्दे सुलझा लिए गए हैं और दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर सहमति के लिए 20 नवंबर को राज्यों के वित्त मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक होगी। Whatever option we have, we don't want to take it in a hurry because this has to be a well thought out solution. Because administratively, any mistake on this front could be chaotic. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी से जुड़े विधेयकों का मसौदा राज्यों को मुहैया कराया जाएगा और इसकी समीक्षा के लिए राज्यों को समय भी दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इन विधेयकों को 16 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पारित कराने की कोशिशें जारी हैं। When in the month of August we had passed the Constitution Amendment, it looked too challenging because the time was very short. As of today, I am more confident than I was in August. Let me say this because bulk of the spade work has been done. जीएसटी परिषद में अब जिन मुद्दों पर विचार होना है उनमें दोहरा नियंत्रण सबसे अहम है। पहले के प्रस्ताव के मुताबिक 1.5 करोड़ के नीचे की सालाना टर्नओवर पर राज्य को अधिकार दिया गया है, जबकि इससे ज्यादा टर्नओवर का आकलन केंद्र और राज्य दोनों करेंगे। इस बीच सेवा कर के आकलन पर केंद्र का अधिकार बना रहेगा जब तक राज्य के अधिकारी प्रशिक्षित नहीं हो जाते। हालांकि कुछ राज्यों ने वित्तीय स्वायत्तता कायम रखने के लिए इन प्रस्तावों का विरोध किया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। असम के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन राकेश कुमार पॉल को गिरफ्तार किया गया है। गुवाहाटी में शुक्रवार देर शाम डिब्रूगढ़ पुलिस ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में हिरासत में लिया। राकेश कुमार को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सर्विस कमीशन के चेयरमैन राकेश कुमार काफी समय से विवादों में चल रहे थे। उन पर असम पुलिस सर्विस और असम सिविल सर्विस में नियुक्तियों को लेकर गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने पिछले साल जुलाई में इस मामले में पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में जांच आयोग बनाने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार ने 11,000 से ज्यादा एनजीओ की मान्यता खत्म कर दी है। गृह मंत्रालय के मुताबिक इस महीने की पहली तारीख से ही इनकी पंजीकरण वैधता समाप्त मानी जाएगी। मान्यता रद्द किए जाने वाली एनजीओ ने इस साल 30 जून तक एफसीआरए के तहत पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था। लाइसेंस रद्द किए गए 11,319 एनजीओ में से कई बड़े स्तर पर काम करने वाली एनजीओ हैं जो अनाथालय, स्कूल और बच्चों के विकास के लिए काम करते हैं। अब इन एनजीओ में से कोई भी विदेशी चंदा नहीं ले सकेगा। केंद्र सरकार के फैसले के बाद विदेशी चंदा प्राप्त करने की मंजूरी वाले गैर लाभकारी संगठनों की तादाद 20,500 रह गई है। वायु प्रदूषण रोकने में नाकाम रहने पर एनजीटी ने केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। एनजीटी ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से भी ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है और 8 नवंबर तक ताज़ा स्थिति की जानकारी देने को कहा है। राजधानी में प्रदूषण की वजह से छाई धुंध के चलते आज एमसीडी के 1800 स्कूल बंद हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने आज फिर हालात की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। इससे पहले शुक्रवार को मंत्रालय ने दिल्ली समेत 5 राज्यों के साथ बैठक की थी। अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद राज्य सरकारों ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोकथाम के साथ ही धूल भरी सड़कों पर पानी छिड़कने, वैक्यूम क्लीनर से सड़कों को साफ करने और सड़कों पर बने गड्ढों को भरने जैसे उपायों पर तत्काल अमल पर सहमति जताई। वहीं राजधानी में प्रदूषण के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के मुताबिक आज सुबह आनंद विहार इलाके में प्रदूषण के कण पार्टिकुलेट मैटर 10 की तादाद 1261 दर्ज की गई, जबकि इसी इलाके में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा 823 थी। ये दोनों ही सुरक्षित मानकों से कई गुना ज्यादा हैं। इसी तरह पंजाबी बाग इलाके की बात करें तो यहाँ पार्टिकुलेट मैटर 10 की मात्रा 748 और 2.5 की मात्रा 598 दर्ज की गई। मानकों के मुताबिक पार्टिकुलेट मैटर 10 का सुरक्षा स्तर महज 100 और 2.5 का सुरक्षा स्तर 60 ही है। मुंबई प्रेस क्लब ने टाटा ग्रुप के हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस में पत्रकारों पर हुई हिंसक कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब टाटा ग्रुप के अपदस्थ चेयरमैन साइरस मिस्त्री टाटा होटल्स की मीटिंग में बतौर चेयरमैन हिस्सा लेने आए। मौके पर मौजूद पत्रकारों ने जब उनसे बात करनी चाहिए तो कंपनी के सुरक्षा गार्डों ने पत्रकारों के साथ मारपीट की।
मुंबई प्रेस क्लब ने दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ टाटा ग्रुप ने भी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। टाटा होटल्स की इस मीटिंग से टाटा ग्रुप में चल रहे विवाद को भी एक नया मोड़ मिला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भेजे गए खत में टाटा होटल्स के सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने साइरस मिस्त्री पर पूरा विश्वास जताया है। इस घटनाक्रम के बाद मिस्त्री की स्थिति और मजबूत हुई है। अब सभी की निगाहें 10 नवंबर को होने वाली टाटा केमिकल्स और 14 नवंबर को होने वाली टाटा मोटर्स की मीटिंग्स पर टिकी है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस का विमोचन किया। किताब में ब्रिटिश राज की वजह से भारत पर हुए दुष्परिणामों का जिक्र है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत पैर पसार रही थी तब भारत मानसिक और राजनीतिक तौर पर एक नहीं था। ब्रिटिश हुकूमत पर दिए गए तर्कों पर शशि थरूर का वीडियो वायरल होने के बाद एन एरा ऑफ डार्कनेस किताब का पाठकों को बेसब्री से इंतजार था। इस किताब में ब्रिटिश राज के दौरान भारत पर हुए अत्याचारों, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था पर हुए दुष्प्रभावों को बताया गया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इस किताब को एक बेहतर शोध बताया। We need to accept that there was in that initial period no India politically or emotionally. The encroachment by the East India Company was piecemeal and resentment or resistance was perforce local. इस बात पर लंबे समय से बहस होती रही है कि अंग्रेजी हुकूमत का देश पर अच्छा असर रहा था या खराब। कुछ लोग रेल और सड़क सुविधाओं के विकास का ब्रिटिश राज को श्रेय देते हैं। बीते दिनों ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में शशि थरूर का भाषण वायरल हुआ था, जिसमें देश के बदतर हालात के लिए अंग्रेजी शासन को जिम्मेदार बताया गया था। इसे इंटरनेट पे काफी तारीफ मिली थी। While the figures of what today's realities are bad enough and must spur us to action, when you look back at what we began with 70 years ago, you get a perspective really on how much we have actually accomplished despite everything. And I think that's one important argument for today's Indians. लोकसभा सांसद शशि थरूर पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जिनकी कई किताबें चर्चा में रही हैं। उनकी किताब के विमोचन के मौके पर कई मशहूर हस्तियां मौजूद रहीं। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम को शुक्रवार को चौथी महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के अपने अंतिम लीग में संघर्षपूर्ण मुकाबले में चीन के हाथों 2-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय महिला टीम की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। भारत की तरफ से पूनम देवी और वंदना कटारिया ने एक गोल किया। वहीं चीन की ओर से यांगशेन और क्यू आयु ने गोल किए। हार के बावजूद भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है, जहां आज उसकी भिड़ंत चीन से ही होगी। चीन टूर्नामेंट में 9 अंकों के साथ पहले स्थान पर और भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है। वहीं पेरिस मास्टर्स टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर हुआ है। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच पेरिस मास्टर्स से बाहर हो गए हैं। जोकोविच को क्रोएशिया के खिलाड़ी मारिन सिलिक ने 6-4, 7-6 से हरा दिया। इस मैच के लिए जोकोविच को 1 घंटे 15 मिनट तक मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन हार हाथ लगी। इसी के साथ ब्रिटिश खिलाड़ी एंडी मरे के लिए नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनने की दौड़ में अभी भी वो बरकरार है। बात खास शख्सियत की करेंगे। भारतीय गीत और संगीत के क्षेत्र में आज भूपेन हजारिका की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 8 सितंबर 1926 को असम के सदिया में हुआ था। बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी भूपेन हजारिका ने हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी समेत कई भारतीय भाषाओं में गीत गाए। फिल्म रुदाली के गीत हों या चाहे गंगा नदी पर लिखे उनके गीत और संगीत, भूपेन दा ने कभी नहीं भुलाई जा सकने वाले हजारों गीतों को अपनी दिलकश आवाज की बदौलत अमर बना दिया। घन धम धम करे कर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों?
হে দোলা আঁকা বাঁকা পথে মোরা কাঁধে নিয়ে ছুটে যাই রাজা মহারাজাদের দোলা ও দোলা আমাদের জীবনের ঘামে ভেজা শরীরের বিনিময়ে পথ চলে দোলা হেয়ানা হিয়ানা হিয়ানা হিয়া হিয়ানা हियाना हियाना हिया। भूपेन हजारिका पर राज्यसभा टीवी की खास पेशकश उनकी नज़र उनका शहर आप YouTube पर भी देख सकते हैं। I am Bhupen Hazarika, son of the soil. Born in Assam, skirting the borders of China, I write, compose and sing my own creative songs. My music has been endorsed with a unique new gharana called. और अब आखिर में हेडलाइंस। समाजवादी पार्टी की रजत जयंती पर महागठबंधन की कोशिशें तेज। लालू प्रसाद यादव, शरद यादव समेत कई नेता करेंगे शिरकत। सहारनपुर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज। जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने के लिए महबूबा मुफ्ती का विकास पर खर्च करने पर जोर। राज्य में तय समय पर ही होंगी परीक्षा। घाटी में जलाए गए 2 और स्कूल। एनएसजी में भारत की सदस्यता के खिलाफ नहीं है चीन। वियना बैठक से पहले चीन का अहम बयान। हैदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बैठक में रिश्ते सुधारने पर जोर। प्रदूषण के चलते एमसीडी के 1800 से ज्यादा स्कूल बंद। धूल भरी सड़कों पर पानी छिड़कने और वैक्यूम क्लीनर के इस्तेमाल का फैसला। पर्यावरण मंत्रालय की आज फिर बैठक। और महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के अंतिम लीग मुकाबले में भारत की हार। चीन ने दी 3-2 से शिकस्त। फाइनल में आज भारत चीन की फिर भिड़ंत। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है इसका।